Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining part of biological method. So let's move to the class board. So dear students, biological method. It is one of the most important questions from this chapter, and in the previous lecture we have discussed few portion of this topic. So basically, biological method, it is a scientific method by which the biological problems are solved. तो एक ऐसा साइंसी तरीक़ेकार, एक सिस्टमाइज्ड तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए जितनी भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं. और प्रीवियसली हमने इसको स्टार्ट किया था और इसमें 2 से 3 स्टेप्स की हमने बात की थी. तो इसमें हमने बात की थी क्योंकि मेथड है तो किसी भी मेथड के स्टेप्स होते हैं और वो तरतीब से होते हैं. क्लियर? तो द फर्स्ट स्टेप of the biological method, that was observations, and we have discussed in detail what are observations and the types of observations, and after observations the observer organizes the data. The second step, that is the organization of data, and the third step, that is very much important, it is hypothesis formulation. So dear students, what is hypothesis? In the previous lecture we have discussed its definition as well. So hypothesis, it is the tentative explanation of the observations. Clear? So hypothesis is the tentative explanation of observations. और इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि टेंटेटिव का क्या मीनिंग है. मतलब ये कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट, बहुत ही सादा लफ्ज़ों में और आसान लफ्ज़ों में लिखी जाने वाली स्टेटमेंट जो किसके बिहाफ के ऊपर लिखी जाती है, ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर, एंड आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा बाय यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज, एज वेल एज द करंट नॉलेज विच हैज़ बीन अरेंज्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस. क्लियर? तो उसके इन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ के ऊपर एक स्टेटमेंट पास की जाती है. उस स्टेटमेंट को कहते हैं हाइपोथेसिस, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. तो इसी वजह से इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, इसी वजह से इसको टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कहा जाता है. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि इसको फॉर्मुलेट करने के 2 तरीकेकार हैं. देयर आर 2 मेजर वेज. देयर आर 2 major ways of formulating hypothesis
जी तो डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से वो दो तरीकेकार हैं? दैट इज नंबर 1 द डिडक्टिव रीजनिंग, and number 2 is inductive reasoning. तो अब इसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एज अ होल जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए समटाइम्स ये इसको यानी पार्ट्स में पूछा जाता है। क्लियर? बायोलॉजिकल मेथड को पार्ट्स में पूछा जाता है, सिलेक्टेड पार्ट्स में। उसमें से ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन वाला। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? So first of all, the deductive reasoning. The deductive reasoning. तो यहाँ पर reasoning का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग का मतलब होता है कि आप लॉजिक्स के जरिए, मंतक के जरिए आप जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग में इट इज द टाइप ऑफ रीजनिंग, द टाइप ऑफ रीजनिंग in which we move from, अब ये खास बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, from general to specific observations. क्लियर? ये वो टाइप है रीजनिंग की जिसमें हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। In this type of reasoning, in this type of reasoning, we draw specific conclusions from some general principles or assumptions. डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा के बात की गई है, लेकिन लॉजिकल बात है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं हमें ये ऐसी रीजनिंग है, इस यानी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस किसकी बेस के ऊपर बन रही है? वो ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर बन रही है। तो जर्नल ऑब्जर्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी जर्नल ऑब्जर्वेशन, इसकी आगे एग्जांपल भी मैं कोट करता हूं, और हम उससे स्पेसिफिक जो है कंक्लूजन्स निकालते हैं। जनरलाइज्ड बात होगी और फिर वहां से खींच के वहां से हम अपने जितना उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको स्पेसिफिक कंक्लूजन्स की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से अगर आप इस तरह की रीजनिंग के जरिए जब हाइपोथेसिस बनाएंगे तो उससे हम कहते हैं डिडक्टिव। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से सुनिएगा,
ये इसके इस सेंटेंस के पे आगे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। यहां पर हमने डायरेक्टली बात की जर्नल टू स्पेसिफिक, लेकिन यहां पर बात देखिए क्या क्या बात हो रही है, स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम जर्नल प्रिंसिपल्स। तो दिखने में ऐसा लग रहा है, यानी कि अगर हम इसको बगैर समझे अगर हम देखें, सिर्फ ये देखें कि स्पेसिफिक पहले आ रहा है, जनरल बाद में आ रहा है, तो स्पेसिफिक पहले जनरल बाद में किसमें था, इंडक्टिव में। आगे डिस्कस भी करना, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके मतलब की तरफ गौर कीजिएगा। वी ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, हम स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बना रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं, किससे, फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल्स, किससे, फ्रॉम। तो फ्रॉम जनरल वी ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, तो जनरल टू स्पेसिफिक दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर। अब आते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल, और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज याद रखनी है, चूंकि रीजनिंग हो रही है तो इसमें हम इफ और देन वाली लॉजिक फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं टू फ्रेम द टेस्टेबल हाइपोथेसिस। क्लियर, ये याद रखना इस बात को कि इसमें वी यूज द डिडक्टिव लॉजिक of if and then. Clear? To frame the testable हाइपोथेसिस। जिस भी हाइपोथेसिस को हम चेक करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं इफ एंड देन का। ठीक है, ये जो डिडक्टिव लॉजिक होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, if we accept that all birds have wings and sparrows are birds, then we conclude that the sparrows have wings. It is the example which is given in our book. If देखें, if और then लॉजिक इस्तेमाल हुई इसको फ्रेम करने के लिए इस हाइपोथेसिस को। तो ये हाइपोथेसिस है, if we accept that all birds have wings, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, तमाम परिंदे मतलब all birds, तो all birds का मतलब it is a general statement, हम तमाम बर्ड्स की बात करें, ये जनरल बात हो गई। एंड स्पैरोज आर बर्ड्स, तो जो स्पैरोज ये खास किस्म का बर्ड है, चिड़िया जिससे हम कहते हैं, और आर ऑल्सो बर्ड्स, ये भी परिंदे हैं, स्पैरो भी परिंदा है। तो इन दोनों बातों से देन वी कंक्लूड, चूंकि स्पैरो भी परिंदा है और तमाम बर्ड्स के पर होते हैं, सो स्पैरो भी बर्ड है तो स्पैरो के भी पर हैं। वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। तो यहां पर हमने बात की थी कि ऑल बर्ड्स की, और यहां पर हमने इसको कंक्लूड किस में किया है, स्पैरो में। स्पैरो एक स्पेसिफिक बर्ड की बात कर ली हमने। क्लियर। या यहां पर आप किसी और परिंदे का भी नाम लिख सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज हाउ। या अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल, इफ plants
if plants require sunlight for photosynthesis, अगर प्लांट्स जो होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये अपनी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, इसकी मुकम्मल डिटेल्स आएंगी। तो वो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन आपको याद होगा, ठीक है। सो ग्लूकोज का सिंथेसाइज करवाना फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ऑल प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट। तो आपको पता फोटो नाम ही इसलिए रखा गया, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर। तो फोटोसिंथेसिस यानी लाइट को इस्तेमाल करके तमाम प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करके अपना खुराक बनाते हैं। देन we conclude that the plants will not synthesize glucose in डार्क का मतलब अंधेरे में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। तो ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। इफ प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस देन वी कंक्लूड दैट द प्लांट्स विल नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज इन द डार्क। क्लियर, कि वो डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, क्योंकि फोटो है ही नहीं, फोटो ही नहीं है, मतलब कि लाइट ही नहीं है। क्लियर, तो ये दूसरी एग्जांपल। क्लियर, तो यहां से साबित होता है, क्योंकि यहां पर हम बात करें प्लांट्स की कि वो सनलाइट, ये एक जनरल बात होगी ना, तो यहीं से फिर हम स्पेसिफिक क्या किया कि अगर वो प्लांट्स, तमाम ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो अगर हम उसको डार्क में रख देंगे, स्पेसिफिक कंडीशन लेंगे, ये जनरल कंडीशन थी, यहां पर हमने स्पेसिफाई कर लिया डार्क में, तो वो अपनी खुराक नहीं बना पाएंगे, द ग्लूकोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर, चले अब आते हैं नेक्स्ट रीजनिंग की तरफ, which is called the inductive reasoning. Inductive reasoning. तो dear students, इंडक्टिव ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, डिडक्टिव के। मतलब कि बाज़ औक़ात हमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं स्पेसिफिक, और हम उसको जनरली उसके ऊपर कोई फार्मूला बनाना चाहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन लिख लूं, फिर उसके बाद आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूं लाइव एग्जांपल्स के जरिए। क्लियर, सो द टाइप ऑफ रीजनिंग, reasoning in which we move from specific to general. Assumptions. क्लियर, तो इस तरह की जो रीजनिंग है जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरलाइज्ड, अगर किसी की भी उसी के बिहाफ के ऊपर हम हाइपोथेसिस बनाना चाहें उन ऑब्जर्वेशंस के बेस के ऊपर, तो ऐसी रीजनिंग कहलाएगी इंडक्टिव रीजनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत अच्छी सी एग्जांपल, पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज कि जैसे कोविड आया, कोविड-19 कोरोना, पूरी दुनिया में तबाही मचाई। तो शुरू में जब केस आने लगे, तो ये जो डॉक्टर्स, फिजिशियंस एंड द फार्मास्यूटिक्स,
एंड ऑल द इन्वॉल्व्ड पर्सनल्स, उन्होंने इसकी साइन सिम्टम्स और इनकी पैथोलॉजी के ऊपर वर्क करना शुरू किया। अब दुनिया में तकरीबन 7 से 8 अरब लोग मौजूद हैं, क्लियर, 7 to 8, क्लियर, 7 से 8 अरब की आबादी इस पूरी दुनिया में। तो अब उसके लिए हम किस तरह से हमें कैसे पता चलता था कि कितने % लोग इफेक्ट हो चुके हैं? तो उसके लिए एक तरीकाकार क्या निकाला गया कि टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। टेस्टिंग में क्या किया जाता है? रैंडम सैम्पलिंग, कुछ इस इलाके से लिए कुछ सैंपल, कुछ उस इलाके से, कुछ उस इलाके से, कुछ उस इलाके से, ठीक है। एक सर्टन स्पेसिफिक पॉपुलेशन की मुख्तलिफ इलाकों से रैंडमली आप सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कितने पॉजिटिव केसेस आए, और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं। ये तो स्पेसिफिकली है ना, मतलब कि मुख्तलिफ इलाकों से स्पेसिफाई किया रैंडमली कि इस इलाके से एक सैंपल लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, और फिर उसकी जो रेशियो मिली वो हम अप्लाई करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे कि आज इस इतने % जो केसेस हैं वो पॉजिटिव रहे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर हम अगली प्लानिंग करते हैं। ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस या स्पेसिफिक जो होती हैं, जो किसी भी तरह की एजम्पशंस, उनको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हम जनरलाइज करके और एक सॉल्यूशन निकाल सकें, जैसे कोविड का निकाला, क्लियर। सो इसमें एक एग्जांपल कोट की गई है। फॉर एग्जांपल, if we know that sparrow have wings and is a bird, and parrot, crow, eagle, and pigeon, etc. are birds, then we induce का मतलब conclude, then we conclude that all birds have wings. All birds have wings. अब यहां पर देखिए, बात शुरू कहां से हमने की? स्पैरो से। स्पैरो जैसे यहां पर वहां पर स्पेसिफिक था, तो स्पैरो के पर होते हैं। वी नो दैट द स्पैरो हैव विंग्स एंड इज अ बर्ड, और ये एक परिंदा है। और हमें यह भी पता है, एंड वी ऑल्सो नो दैट पैरट, क्रो, ईगल, पिजन, दे आर बर्ड्स। तो इससे क्या हम इंड्यूस करते हैं, इससे हम क्या इंडक्शन करते हैं? देन वी इंड्यूस और कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैविंग। तो यहां पर स्पेसिफिक, अब बात हो रही ऑल मतलब जनरलाइज्ड। So in this we move from specific to general. Clear? So this is how, these are the two major ways by which the hypothesis is formed. और ये इसमें चूंकि हम रीजनिंग की बात करें, इसमें लॉजिक, मंतक, हम लॉजिक्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया। क्लियर? So dear students, hopefully you are able to differentiate between deductive and inductive reasoning. सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लेरिफाई हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।